Good evening and welcome to the 71st episode of CC Friday. I wholeheartedly thank Siddharth sir and Mukesh sir for giving me an opportunity to present myself in front of such learned audience. As per our tradition, जैसा कि हमारी परंपरा है, हम लोग माइंडफुलनेस से अपना सत्र प्रारंभ करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कृपया चेतना अवस्था में बैठ जाएं ताकि हम लोग कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। जैसा कि आप सबको विषय का ज्ञान हो गया होगा, मेरा आज का विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके अंतर्गत इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि प्राचीन भारतीय ज्ञान को किस प्रकार हम विद्यालयों में इस ऐसा प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारे छात्र आधुनिक जीवन में हमारी भारतीय प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित हों। तो एनईपी का ड्राफ्ट अब जब आप पढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर 4.27 में है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉलेज ऑफ इंडिया विल इंक्लूड knowledge from ancient India and its contributions to the modern India and its success and challenges, and a clear sense of India's future aspiration with regard to education, health, environment, etc. These elements will be incorporated in accurate scientific manner throughout the school curriculum wherever relevant, in particular Indian knowledge system, including tribal knowledge and indigenous traditional ways of learning. आगे का डिटेल आप स्वयं पढ़ सकते हैं, उस पर ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। मूल इसका विषय यह है कि हमें अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से आधुनिक जीवन में या इस समय के जो हमारे छात्र हैं उन्हें परिचित कराना है, क्योंकि कहीं न कहीं इस बात से हम सभी सहमत हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागते भागते वो कहीं न कहीं अपनी संस्कृति से और अपनी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा मंत्रालय के मन में यह विषय आया और उन्होंने इस बात को इंगित किया कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति से बच्चों को परिचित कराना है। तो मेरी प्रस्तुति में दो भाग है, जहां पर हम पहले भाग में देखेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हम लोग डीपीएस वाराणसी में कर रहे हैं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने का एक लघु प्रयास छात्रों को कर रहा है। और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक मैंने लिए हैं जो कि हम अपने प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं ज्ञान से उसको रिलेट करके बच्चों को हम बता सकते हैं कि जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं, जो उन्हें आज तक ये बताया गया कि ये विदेशी लोगों ने हमें बताया या ये चीज़ हमें ज्ञात नहीं था, विदेशी आए उन्होंने हमें समझाया तब हमें ज्ञात हुआ, तो वो एक्चुअली हमारे पास पहले से उपलब्ध था, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश हमें जो है हमारे ज्ञान में वो नहीं आ पाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले विद्यालय में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहला है मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रातःकालीन प्रार्थना हम लोग अपने विद्यालय में संचालित करते हैं। दूसरा है भोजन मंत्र। तीसरा है विद्यारंभ, एक कार्यक्रम जो प्राइमरी विंग में होता है। और चौथा है प्रतिस्थापन, जो कि क्लासेस 6 to 12 से होता है, जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन के बाद जब उन्हें शपथ दिलाई जाती है तो उसका भी एक कार्यक्रम आयोजित होता है। तो उसमें कैसे हम लोग भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह प्रातःकालीन प्रार्थना मंत्र है हमारे विद्यालय का, जो कि हम लोग नित्य आते ही विद्यालय में सबसे पहला कार्य यही होता है कि हम लोग प्रार्थना करते हैं। पहले हम लोग इस प्रार्थना को सुन लें। आशीष सर, आप म्यूट हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने देखा कि असतो माँ सद्गमय, जो पहला मंत्र बच्चों ने पढ़ा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर माँ अमृतम गमय, यह बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम खंड के तृतीय अध्याय का 28वां मंत्र है, जहां पर हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि असतो माँ सद्गमय, हम असत्य से सत्य की ओर जाएं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। और मृत्योर माँ अमृतम गमय, और मृत्यु
से हम लोग अमरत्व की ओर जाएं। तो आज के समय में इसकी प्रासंगिकता भी बहुत प्रकार से स्वयं सिद्ध ही है, क्योंकि आजकल की जो भी वैश्विक समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो दुर्भावनाएं हैं हमारे मन में, जिसको हम लोग को शांत करना आवश्यक है, जिसके चलते हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा मन जो है वो शुद्ध हो और हम लोग असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मरत्व से अमरता की ओर जाए। अमरता का अर्थ यहाँ पर अमृतम गय विद्यामृतमश्नुते, जो एनसीईआरटी का लोगो है वो भी बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है कि विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि विद्या ही एक ऐसी वस्तु है जो हमें अमरत्व प्रदान करती है। तो हम अज्ञान से ज्ञान की ओर भी जाएं। अज्ञान का अर्थ है मृत्यु और ज्ञान का अर्थ है अमरत्व। तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हम असत्य से सत्य की ओर जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं और मृत्यु से हम अमरत्व की ओर जाएं, अर्थात अज्ञान से हम ज्ञान की ओर जाएं। अगला मंत्र है जहां पर देव, ये शांति मंत्र है, बड़ा प्रसिद्ध है, जहां पर आप देख सकते हैं अंतरिक्ष में भी शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, अंतरिक्ष में भी शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो। पृथ्वी में सर्वत्र आजकल देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर है या बहुत सारी ऐसी वैश्विक समस्याएं हैं जिसके लिए शांति का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शांति का होना अत्यंत आवश्यक है। आपह शांति, जल भी शांत होना चाहिए, अर्थात जल शुद्ध होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये भी ध्यान रखते हैं कि वाटर कंजर्वेशन का महत्व यहाँ पर दिखाया जा रहा है। औषधयः शांति, औषधियों में भी शांति हो, इसका अर्थ यह है कि औषधियों का दुरुपयोग न हो। औषधियां यदि हैं तो उनके उपयोग करें कि अगर चाहे तो उसका सदुपयोग हो सकता है या उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इसीलिए औषधियों का भी हमें भली भांति उपयोग करना है। वनस्पतयः शांति, वृक्षों इत्यादि में शांति हो, वृक्ष फले फूले हरियाली बढ़े। विश्वे देवा, सभी देवतागण हैं या शांति, ब्रह्म शांति, परमात्मा हमें शांति प्रदान करे, सर्वत्र शांति हो। इस प्रकार की प्रार्थना हम करते हैं, जिससे हम पर्यावरण के प्रति भी अपने लक्ष्य को इंगित करते हुए यह कहते हैं कि ईश्वर, पर्यावरण सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगला मंत्र है यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, यह यजुर्वेद के से लिया गया है। इसका अर्थ है कि ईश्वर से हम यह प्रार्थना करते हैं कि जो जिस अवस्था में है, जो भी जहां पर भी जिस अवस्था में है उसे उसी प्रकार भगवान सुरक्षित रखें। शम नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्य, अर्थात हमें हमारे साथ साथ पशुओं की भी रक्षा हो, क्योंकि भगवान शिव का एक स्वरूप पशुपतिनाथ का भी है, अर्थात वो समस्त जीवों के साथ साथ पशुओं के भी नाथ हैं। कहीं न कहीं हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख है कि पृथ्वी पर संतुलन बना करके रखने के लिए एक निश्चित रेशियो बताया गया है कि यदि इतना मनुष्यों का भार है पृथ्वी पर तो इतना जलचरों का भार होना चाहिए, इतना पशुओं का भार होना चाहिए। जहां वो इम्बैलेंस होता है उसके चलते कोई ना कोई नेचुरल कैलेमिटी या कुछ ऐसा आता है कि प्रकृति अपना संतुलन बना लेती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें अभी देखने को मिला, जो महाभयावह त्रासदी जो कोरोना हमने झेला। चीन में सभी लोग जानते हैं कि वो खाद्य अखाद्य कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो जो मिलेगा सब खाने लगते हैं वो। तो कहीं ना कहीं उसके चलते संतुलन बिगड़ा और इसके चलते प्रकृति ने अपना भयावह रूप दिखाया। तो ये कहीं ना कहीं ये चेतावनी है कि हमें हर प्रकार से अपने साथ साथ उन पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए जो निरीह हैं। एक पशु की जब कराह होती है तो उसके लिए स्वयं ईश्वर भी उसको क्षमा नहीं करते। हम मनुष्य हैं, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, परंतु एक निरीह पशु है, अगर हम ही उसकी रक्षा न कर सके तो वो किसके पास कहने जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी रक्षा करें और पशुओं की भी रक्षा करें जो निरीह हैं, जो उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। जिसने ईश्वर ने जिन्हें जहाँ जन्म दिया है सभी को भली भांति अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। तो कहीं न कहीं हम संपूर्ण रूप से यह प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि पर्यावरण सुरक्षित हो, इसके चलते हम भी सुरक्षित रहें। यह हमारा प्रातःकालीन मंत्र है जो हम लोग नित्य पालन करते हैं। इसके बाद आता है भोजन मंत्र। सबसे पहले हम लोग देखें कि भोजन मंत्र में हम लोग गीता के 2 श्लोकों का पाठ करते हैं। एक छोटी सी झलकी उसकी देख लें। यहाँ पर ये जो 2 श्लोक हैं ये भगवत गीता से लिए गए हैं। पहला गीता के 4थे अध्याय का 24वां श्लोक है और दूसरा 15वें अध्याय का 14वां श्लोक है, जहाँ पर
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तलीन रहता है। अर्थात यहाँ पर यह कहना है कि जो अन्न ईश्वर ने हमें दिया है वो भगवान का प्रसाद है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और कहीं ना कहीं उस अन्न को उसको अनावश्यक उपयोग न करके उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े पुण्य से ही हमें अन्न प्राप्त हो रहा है। और अगले मंत्र में कहीं ना कहीं भगवान से यह प्रार्थना की जा रही है कि जो हम खा रहे हैं वो भली भांति पच जाए, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में उपलब्ध हूं, जो उनका भोजन, जो वो भोजन करते हैं मैं उन्हें पकाता हूं। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, यहाँ पर 4 प्रकार के अन्नों का वर्णन किया गया है। तो ये प्रश्न मन में आ सकता है कि 4 अन्न कौन से हैं, तो उसका है, पहला होता है भोज्य, जो होता है चबा कर खाने वाला। दूसरा होता है पहला होता है भक्ष्य, चबा कर खाने वाला। दूसरा होता है भोज्य, जो पीने के योग्य होता है। तीसरा होता है लेह्य, जो कि चाटने का वाला भोजन। और चौथा होता है चोष्य, जो चूस कर खाया जाए। तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल में भी हमारी इतने हम लोग वैज्ञानिक रूप से उन्नत थे कि हमने भोजन को भी 4 प्रकार के विभागों में बांटा कि ये 4 प्रकार के भोजन है और सभी भोजन हमारे लिए अत्यंत सम्माननीय है, इसीलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये 2 श्लोक हमने गीता से लिए, जो कहीं ना कहीं बच्चों को गीता की भी जानकारी मिलेगी और कहीं ना कहीं वो जानेंगे कि भोजन का सम्मान किस प्रकार किया जाता है। इसके बाद हम लोग विद्यारंभ संस्कार हमारे यहाँ प्राइमरी विंग में होता है, जो कि जब बालक बालिका का शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। इसमें समारोह के मध्य जहाँ एक और बालक का अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है, वहीं अभिभावकों शिक्षकों को भी उनके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है, जो कि बालक को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान के साथ श्रेष्ठ जीवन के सूत्रों में भी बोध और अभ्यास कराते रहे। आप देख सकते हैं हमारे विद्यालय में विद्यारंभ का कार्यक्रम का आयोजन किस प्रकार किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के बैठे हैं और शीट पर से उसे अ अक्षर लिखवाया जा रहा है। तो ये एक तरह से हम प्रारंभिक रूप से ऑफिशियली ये कहते हैं कि बच्चा पढ़ने योग्य हो गया है, तो उससे सबसे पहला जो अक्षर लिखवाया जाता है, ये हमारे यहाँ सनातन परंपरा में ये परंपरा आज भी चली आ रही है। दक्षिण भारत में तो विशेष रूप से विजयादशमी का दिन निश्चित होता है कि विद्यारंभ उसी दिन से किया जाता है, तो उसका पालन हम लोग अपने विद्यालय में करते हैं। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि अ ही क्यों लिखवाया जाता है, कुछ और भी तो लिखवा सकते हैं। तो उसका उत्तर है कि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है अक्षराणाम अकारोस्मि, मैं अक्षरों में अकार हूं। क्यों? क्योंकि अ अक्षर का जो सबसे सर्वप्रथम अक्षर होता है, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि संस्कृत तथा भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाओं के वर्णमाला का प्रथम अक्षर है, और अरबी भाषा का अलिफ, यूनानी का अल्फा और लैटिन, इटालियन तथा इंग्लिश का ए भी अ के ही समकक्ष है। इसीलिए हम जब अ लिखवाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा बालक जो है वो विद्या बुद्धि अर्जित करे और आगे चल करके उसे संभाल करके रख सके। तो ये एक विद्यारंभ का कार्यक्रम हम अपने विद्यालय में करते हैं। इसके बाद चौथे कार्यक्रम की चर्चा जो हमने की है वो है प्रतिस्थापन। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने पर जब जातक का विदाई की जाती थी तो उसे समावर्तन संस्कार कहते थे, जिसमें आचार्य जातकों को उपदेश देकर दायित्वों के बारे में बताते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमने अपनी सुविधा अनुसार उसको थोड़ा परिवर्तित कर लिया है हमारे विद्यालय में। हमारे प्रिंसिपल सर के आदेशानुसार उनका जो क्रिएटिविटी है उन्होंने कहा कि इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो हमने उसको स्टूडेंट काउंसिल्स के रूप में उसे रख दिया कि हम जब उन्हें शपथ दिलाते हैं तो वैसी शपथ का प्रयोग करते हैं जब उनका समावर्तन संस्कार होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पद संचलन हो रहा है जहाँ पर बच्चे चल करके आ रहे हैं। इसके पीछे भी एक ऋग्वेद के 2 मंत्रों का पाठ हो रहा है जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि जिन 2 मंत्रों का पाठ किया गया ये ऋग्वेद से लिए गए हैं, जो कि दशम मंडल के 191 सूक्त, जो अंतिम सूक्त है ऋग्वेद का, उसके प्रथम, पहले और दूसरे मंत्र हैं, जहाँ पर सम गच्छध्वम सम वदध्वम संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे
संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समाने समानम मनः सचित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन जुहोमि। हम सब एक साथ चलें, आपस में संवाद करें, हमारे मन एक हों। जिस प्रकार प्राचीन काल के विद्वान नियत कार्य के लिए हम भी उद्यत होते थे, हम भी साथ मिलकर कार्य करें। तो कहीं ना कहीं ये विद्यालय में ये आवश्यक है कि सभी बच्चे एक साथ मिलकर काम करें, जिसके चलते इस मंत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और जहाँ पर अंत में कह रहे हैं कि मैं ईश्वर तुम सबको समान उपदेश देता हूँ और समान भोगाधिकार से युक्त करता हूँ। अर्थात ईश्वर हमें एक समान समझते हैं, कहीं भी किसी के अंदर कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए, या किसी के अंदर कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ वो मुझसे नीचा है। सभी समान हैं और सबको मिल करके आगे करना है। तो कहीं ना कहीं इस भाव को लेकर के हम इस मंत्र के द्वारा बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि सभी समान है और सबको मिल करके विद्यालय के लिए काम करना चाहिए। तत्पश्चात जब शपथ की बात आती है तो शपथ जो है वो तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के 11वें अनुवाक में मिला है, से मिलता है, जहां पर हम लोग सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमद, यह शपथ बच्चों को दिलाते हैं जो कि वो शपथ लेते हैं। उसकी एक झलकी हम लोग देख लें, फिर इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यस्मक्कां सुचरितानि तानि नोहितव्यानि नोहितराणि। एष आदेशः एष उपदेशः एतद् अनुशासनम्। जिस शपथ का वर्णन हमने किया आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थ दिया गया है, जो बच्चों से हम लोग शपथ दिलाते हैं। सत्यम वद यानी कि सदा सत्य बोलो, धर्मम चर सदा धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान्मा प्रमद जो सबसे प्रमुख है अपने स्वाध्याय से कभी आलस्य मत करो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव माता हमारे लिए ईश्वर है, पिता भी हमारे लिए ईश्वर है, आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव हमारे गुरु हमारे ईश्वर हैं और जो अतिथि हमारे यहाँ आए वो भी हमारे लिए ईश्वर हैं, और सबसे केवल सद्गुण ग्रहण करने योग्य हैं, अवगुण नहीं, क्योंकि सभी मनुष्य हैं, कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता, कुछ न कुछ अवगुण सब में रहते हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि जिस प्रकार हंस निरक्षीर विवेक करता है, हंस की एक गुण होता है कि अगर उसको दूध और पानी मिला करके दे दिया जाए तो वो दूध ले लेगा और पानी छोड़ देगा। उसी प्रकार हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम लोगों से सद्गुण ग्रहण करें और उनके अवगुणों को छोड़ दें। ऐसा आदेश है, ऐसा उपदेश है, यही मेरा आदेश है और यही उपदेश है। जो प्राचीन काल में समावर्तन संस्कार में जो शपथ दिलाई जाती थी उसको हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई करके अपने विद्यालय में इस प्रकार उसका उपयोग किया। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का पोर्शन था। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे सब्जेक्ट्स को हम लोग संस्कृत से इंटरलेट करके अपनी प्राचीन सभ्यता या संस्कृति के बारे में लोगों को, छात्रों को विशेष रूप से हम जागरूक कर सकते हैं। अगर आज की डेट में हम पूछे कि भारत की डेफिनेशन क्या है, तो एक बच्चा जो सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला होगा वो बोलेगा कंट्री डिवाइड बाय रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान की तरफ और वेस्ट में मैकमोहन लाइन तिब्बत की तरफ, या सोवरेन डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक स्टेट विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 26, 1950, या द 42 जो 42nd अमेंडमेंट था उसमें सोवरेन के साथ साथ सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को भी जोड़ा गया। तो ये भारत की डेफिनेशन अगर आज के डेट में देखा जाए तो ये है। लेकिन इससे बहुत पहले हमारे यहाँ विष्णु पुराण में ही भारत की परिभाषा मिलती है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र सन्ति। अर्थात जो देश समुद्र के उत्तर भाग में स्थित है और जो हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है उसका नाम भारत है, और वो वहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विष्णु पुराण में ही इसका उल्लेख मिलता है कि भारत क्या था। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में जो ज्ञान राशि है भारत की वो कितनी उन्नत रही हो। अब आपसे एक प्रश्न है, अगर किसी को इस बात का ज्ञान हो कि इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सबसे लंबा शब्द कौन सा है, कोई अगर बोलना चाहे तो बोल सकता है, अगर टाइप करने में तो ज्यादा समय लगेगा, तो अगर बोलना चाहे कोई उत्तर देना चाहे तो दे सकता है। चलिए, टाइप करने में और बोलने में समय ज्यादा लग जाएगा। इंग्लिश डिक्शनरी का, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का सबसे लंबा शब्द है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। ये एक प्रकार का रोग है जो आप डिक्शनरी में आगे सर्च कर सकते हैं, नेट पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये इंग्लिश का एक सबसे बड़ा शब्द है। जहाँ हम भाषा की बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश का ये है, परंतु अगर हम संस्कृत को कहते हैं कि सभी भाषाओं की जननी है
तो किस प्रकार है उसका एक रूप आपके सामने उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये एक ही शब्द है जिसमें कुल मिलाकर के 195 देवनागरी के अक्षर हैं, जो निरंतर से स्टार्ट होकर के निरंतर अंधकारित दिगंतर कंदल मंद सुधारस बिंदु सांद्रतर घनाघन वृंद संदेह कर संयमान मकरंद बिंदु बंधुरतर माकंद तरकुल तल्प कल्प मृदुल सिकता जाल जटिल मूल तल मरुवक मिलत लघु लघु लय कलित रमणीय पानीय शालिका बालिका करारविंद गलंतिका गलदेला लवंग पाटल घनसार कस्तूरिकादि सौरभ मेधुर लघुतर मधुर मधुर शीतल तल सलिल धारा निराकरिष्णु तदीव मिल विलोचन मयूख रेखा पसारित पिपासायास पथिक लोकान। ये एक शब्द है संस्कृत का, जिसका उपयोग वरदाम्बिका परिणयम एक ग्रंथ है जिसका तिरुमलांबा ने निर्माण किया था, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है। ये वरदाम्बिका विजयनगर साम्राज्य की एक रानी थी जिनके विवाह के बारे में बताया गया है। तो ये एकमात्र शब्द है, तो ये एक तो सामान्य उदाहरण है, परंतु अगर हम बाणभट्ट के काव्यों में जाएं तो वहां तो 4-4, 5-5 पेजों तक लगातार गद्य में सेंटेंस चले जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। तो एक छोटी सी झलक थी कि संस्कृत भाषा कितनी उन्नत थी। चूंकि मेरा विषय संस्कृत है तो कहीं ना कहीं ये मेरा कर्तव्य है कि उसकी भी एक झलक मैं दिखाऊं। तो ये एक छोटा सा उसका एक प्रयास था। खैर, अब आके हम लोग देखते हैं अब इससे कि अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो, अगर आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आप कोई चैट बॉक्स में लिखे हैं सेब और पेड़, ये आप देखते हैं तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में क्या विचार आता है इसको देख करके? कोई ऐसी खोज जो साइंस से रिलेटेड है, मैं इतना हिंट है इसमें। एग्जैक्टली प्रजक्ता में हमने बहुत सही बताया, ग्रेविटी यस सर, ग्रेविटी। जो देखा था कि जब पेड़ से न्यूटन ने जब सेब जब पेड़ से गिरा तो उसको इस बात का ज्ञान हुआ ग्रेविटी का फोर्स है। तो ये जाता है ग्रेविटी खोज न्यूटन ने की थी, लेकिन न्यूटन से बहुत पहले ग्रेविटी के वर्णन भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ में बहुत पहले कर दिया था, 528 ईस्वी में ही की। आकृष्ट शक्तिश्च महीयतयत् स्वस्थम गुरुवा विमुखम स्वशक्तया आकृष्टते तत्त्वभाति समय समन्तात कोपतित्वम के, अर्थात पृथ्वी में वह आकर्षण शक्ति है, इससे से वह आकाशस्थ निराधार भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है। जो पदार्थ गिरते हैं वो पृथ्वी से आकर्षण से ही गिरते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी का खोज जब न्यूटन ने किया था उसके बहुत पहले 528 में ही भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में ग्रेविटी के बारे में बता दिया था। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि हमारे पूर्वज व्याकरणात्मक रूप से और वैज्ञानिक रूप से कितने उन्नत थे और कैसे कैसे ज्ञान की राशि उन्होंने बहुत पहले बता दी, जो कि पहले उपलब्ध नहीं था। आर्यभट्ट ने भी पाई की वैल्यू बहुत पहले ही बता दी है। आर्यभट्टियम ग्रंथ में चतुरधिकम शतमष्ट गुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम अयुतद्वयविष्कम्भस्य आसन्नो वृत्त परिणाह। पाई की वैल्यू भी बहुत पहले ही बता दी गई थी, जैसे आप देख सकते हैं 3.1416 एग्जैक्टली। जहां तक मुझे ज्ञान है, मैं गणित का छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि बाकी जगह केवल 2 या 3 डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट तक ही एक्यूरेट आता है, लेकिन अगर इस तरह हम कैलकुलेट करें तो पूरा 3.1416 टू बी प्रिसाइज पूरी एक्चुअल गणना उसकी आ रही है कि पाई की वैल्यू इतनी है, जो कि बहुत पहले ही हमारे ग्रंथों में था। और इररेशनलिटी की भी बात की गई है। पाई की इररेशनलिटी मैथ्स वाले अधिक बता पाएंगे, मुझे तो उतना ज्ञान नहीं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है अपरिमेय होता है, हिंदी में कहते हैं, तो वो ये भी बहुत पहले ही बता दिया गया था कि पाई की जो वैल्यू है वो इररेशनल है। आसन्न का अर्थ है यहाँ पर वो इररेशनल है। ये हो गया आपका पाई की वैल्यू। अब हम लोग देखें तो जो जिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम लोग बात करते हैं, इसका वर्णन भी भागवत पुराण में बहुत पहले मिलता है, जो कि लगभग 5000 साल पहले ही लिख दिया गया था। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कथा का वर्णन है कि ककुदमी एक राजा थे जो अपनी पुत्र रेवती के लिए विवाह के लिए उपयुक्त वर के चयन के लिए ब्रह्मलोक गए थे। ब्रह्मलोक में गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, अतः वह कुछ देर के लिए वहां रुक गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार किया तथा उसने उनसे अपना अभिप्राय निवेदित किया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा, इस एक क्षण में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और यह 28वां कलयुग चल रहा है, अतः केवल बलराम ही इस समय ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो तुम्हारी कन्या के योग्य हैं, अतः तुम उन्हें अपनी कन्या का दान कर दो। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी कि वहां पर टाइम अलग चल रहा है, पृथ्वी पर टाइम अलग चल रहा है, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज आइंस्टीन ने की थी वर्षों बाद। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्ञान हमारे पूर्वजों को था। महर्षि वेदव्यास ने इसका भागवत के 9वें स्कंद का 28वां श्लोक है, 28 से 33, इस श्लोक में ये कथा बहुत पहले ही वर्णित है। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का ज्ञान था कि टाइम जो होता है वो रिलेटिव होता है। यहाँ पर समय के चलने की गति अलग है और ब्रह्मलोक में समय की चलने की गति अलग है। तो ये भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में रिलेटिविटी के बारे में भी हमें ज्ञान मिल जाता है। केमिस्ट्री में क्लास 10th में जहां तक मुझे याद आ रहा है हम लोग कोरोजन एक टॉपिक पढ़ाते हैं।
जिसके अंदर ये भी यहाँ रसारणवम एक ग्रंथ है केमिस्ट्री में, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कोरोजन के बारे में। सुवर्णम रजतम ताम्रम तीक्ष्णम वंगम भुजंगमम लौहम तु षड्विधम तच्च यथा पूर्वम तदक्षयम। जिस जिस क्रम में यहाँ पर जिन जिन धातुओं का वर्णन है उसमें कोरोजन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे कम से सबसे ज्यादा। तो देख सकते हैं सुवर्ण यानी सोना, सोने में कोरोजन सबसे ज्यादा कम होता है और जिंक में सबसे ज्यादा होता है। ये टॉपिक हम क्लास 10th में पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में। तो इसका वर्णन भी ये भी 11वीं या 12वीं शताब्दी में रसारणवम, तो जिसमें इसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इसके बाद हम लोग अन्य विषयों की बात करें तो बायोलॉजी में क्लास 9th में एक टॉपिक आता है ऑस्मोसिस, जिसका वर्णन भी क्लास 9th में साइंस के बच्चे पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस का वर्णन देखिए महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म ने बहुत पहले ही बता दिया था। वक्रेणोत्पलनालेन यथोद्वर्धम जलमादते तथा पवन संयुक्ता पादैः पिबति पादपः। As one draws up water with the mouth suction through a lotus stalk, the plant endowed with air pressure drink with its roots। अगर पेड़ अपनी जड़ों से पानी खींचता है, जहां तक मुझे ज्ञान आ रहा है ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी जब अधिक घनत्व के क्षेत्र से कम घनत्व क्षेत्र की ओर ऊपर की ओर उठता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है, ये भी महाभारत में वर्णन है इसका, शांति पर्व में महाभारत में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बता रहे हैं। तो ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक है, मैंने कुछ ही विषयों को लिया क्योंकि समय का अभाव था और एक साथ बहुत कुछ कर पाना अभी संभव नहीं था। उसके बाद हम लोग, ये तो हो चुका है सॉरी, हाँ, इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अचानक हम लोग कभी भी रामायण और महाभारत को हम लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, जबकि माइथोलॉजी का अर्थ होता है मिथ यानी जो दंत कथाएं हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं कि वो हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन रामायण और महाभारत माइथोलॉजी ना होकर के वो हमारा इतिहास है, वो हमारे पूर्वजों। इतिहास की परिभाषा क्या है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। अर्थात इतिहास वह है जहां हमारे पूर्वजों की कथा हो और जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने का विधान हो। तो ये रामायण और महाभारत हमारे इतिहास हैं। तो आज के बाद आप सबसे निवेदन है, कृपया कभी अगर आप कहीं चर्चा कर रहे हो तो रामायण और महाभारत को कभी माइथोलॉजी कहकर उसे संबोधित ना करें, क्योंकि माइथोलॉजी वो ही इसका प्रमाण ना हो। ये तो साक्षात हमारा इतिहास है रामायण और महाभारत। और कहीं न कहीं इस बात को प्रमाणित करते हैं ब्रिजवासी लाल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट हैं भारत के, जिन्होंने अपने 2 शोध पत्रों में इस बात का उल्लेख किया है कि अयोध्या वॉज नो माइथोलॉजी, जिन्होंने अपने खोजों के द्वारा रामायण और महाभारत का सत्यता सिद्ध की कि नहीं ये वास्तव में ऐसा हुआ था। और महाभारत का समय जैसा कि वो बता रहे हैं 1500 से 2000 BC यानी 4000 के आसपास। पर हाँ, और महाभारत का एग्जैक्ट भी है 5221 या 22 वर्ष अभी तक हो चुके हैं महाभारत का युद्ध हुए। तो उन्होंने अपनी खोज के द्वारा इसे प्रमाणित किया कि रामायण और महाभारत मात्र कथा नहीं है, ये हमारा इतिहास है। तो आज के बाद ये हम कृपया माइथोलॉजी कहकर इन्हें संबोधित न करें, ये हमारा इतिहास है और ये प्रमाणित है कि ये सारी घटनाएं हमारे इतिहास में हुई थी। तो हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं। अब हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत हम लोग देखें तो एक चैप्टर क्लास 10th में आता है पावर से संबंधित कुछ, कि राजा कैसा होना चाहिए, मंत्री कैसा होना चाहिए। तो उसके बारे में जब भगवान राम का वनवास हो चुका था, जब चित्रकूट में थे, तो भरत उनसे जब मनाने के लिए आते हैं तो भगवान राम भरत से पूछते हैं, बताते हैं कि एक मेधावी, शूर, निपुण और दूरदर्शी अमात्य ही राजा अथवा राजकुमार को अधिक धन संपदा प्राप्त कराता है। अर्थात मंत्रिमंडल का निर्धारण करने से पहले व्यक्ति की योग्यता को जांच करके ही उसे किसी प्रकार का कोई पद देना चाहिए। तो कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध था कि किसको क्या। और महाभारत का शांति पर्व, जो कि महाभारत की आत्मा बताया गया, उसमें तो पितामह भीष्म और युधिष्ठिर का इतना लंबा संवाद है कि जहाँ हर जीवन के हर क्षेत्र से उन्होंने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। वो यदि कभी पढ़ने के लिए आप लोग अगर सुविधा हो तो कृपया अवश्य पढ़ें, क्योंकि उसमें ऐसी कोई यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, अर्थात जो कुछ भी ज्ञान इस संसार में है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है। तो बहुत सारे विषय वहां मिलेंगे, लेकिन मैंने एक छोटी सी झलकी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। तो भगवान राम भरत को बता रहे हैं कि मंत्री लोगों को भी ठीक ठाक से ही देख करके उन्हें मंत्री बनाओ, किसी को भी किसी प्रकार का मंत्री नहीं बनाया जाता। इसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग आते हैं, तो एग्रीकल्चर टॉपिक है क्लास 10th में। तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत देखिए, प्राचीन काल में कृषि पराशर एक ग्रंथ है, जो कि ऋषि पराशर द्वारा लिखा गया है, ऐसी मान्यता है, जो 6th सेंचुरी AD में लिखी गई थी, जहां पर रेन फॉरकास्ट के बारे में बताया गया है कि वर्षा का पूर्वानुमान किस प्रकार किया जाता है।
ऋषि पराशर के यदि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को वर्षा हो तो संपूर्ण वर्ष में सामान्य वर्षा होती है, यदि न हो तो उस वर्ष सूखा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप से वो लोग इतने प्रशस्त थे कि वो इतनी सारी खोजों को रख करके बच्चों को, अपने छात्रों को बताते थे कि कैसे वर्षा होगी। इसके अतिरिक्त भी एग्रीकल्चर का क्या महत्व है, कृषि का क्या महत्व है बताया गया है। ऋषि पराशर के अनुसार ध्यान पूर्वक की गई खेती सोना उत्पन्न करती है और बिना देखभाल के की गई, असावधानी पूर्वक की गई खेती निर्धनता प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि एग्रीकल्चर, जो हमारा भारत जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही देश है। हमारे यहाँ आज भी 70 से 60% लोग खेती पर ही निर्भर हैं। तो किस प्रकार खेती यदि सम्यक तरीके से की जाए तो वो कितनी लाभदायक है, और यदि लापरवाही से की जाए तो वो कितनी हानिकारक है, इस बात का वर्णन हमें कृषि पराशर नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसका निर्माण छठी शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। अब यदि इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करें तो महाभारत के ही शांति पर्व में पितामह भीष्म युधिष्ठिर से बताते हैं कि कर कैसे लेना है, या राष्ट्र के लिए जो धन आवश्यक है उसका संचय कैसे करना है। तो प्रजा की आय का मात्र छठा भाग कर के रूप में लेकर उचित शुल्क अथवा कर से अपराधियों द्वारा दंड वसूल किए एवं व्यापारी आदि जनसामान्य की रक्षा करने के लिए प्राप्त वेतन द्वारा ही राजा धन संग्रह की इच्छा रखनी चाहिए। तो यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि राजा भी ले रहा है वो वेतन है, अर्थात कहीं न कहीं डेमोक्रेसी या रिपब्लिक का जो कंसेप्ट था वो प्राचीन काल में भी था कि राजा जो होता है वो पूर्णतया एकाधिकार उसका नहीं होता है, वो वेतन ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रजा की रक्षा कर रहा है, तो वो उसका वेतन है। वेतन के अतिरिक्त उसकी निजी संपत्ति नहीं है, राष्ट्र की संपत्ति है, उसका निजी उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजा जो धन संग्रह करे वो उसके जो वेतन के रूप में लेता है प्रजा की रक्षा करने के, और कर के रूप में, और दंड देकर के जो जुर्माना वसूलता है वो उसके लिए वेतन है, उसका निजी संपत्ति वहां पर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इंगित भी करता है कि प्राचीन काल में भी गणतंत्र की व्यवस्था थी वहां पर, और लोग के अंदर यह भाव था कि किसी को भी राजा नहीं बनाया जा सकता। महाभारत में भी जब भरत को राजा बनाना था तो भरत जब सम्राट हो गए तो उन्होंने अपने पुत्रों को योग्य न पाकर महर्षि भूमन्यु के पुत्र को राजा बना दिया था, क्योंकि जन्म से नहीं अपितु कर्म से उसका निर्धारण होता है। ऐसे यही कुछ विषयों का मैंने प्रयास किया कि किस प्रकार बच्चों को उनसे जानकारी दी जाए। अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यही कह सकता हूं कि जिस प्रकार रघुवंश में कालिदास कहते हैं कि क्व सूर्य प्रभु वंशः क्वचाल्प विषयामति हितेषु दुस्तरत मोहाद उडुपे नास्मि सागरम। इतना साम्राज्य है भगवान की कृपा से प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का, जिसमें से कुछ प्रयास मेरा लघु प्रयास था अपनी अल्प बुद्धि या अल्पमति के अनुसार। जिस प्रकार रघुवंश में कालिदास कहते हैं कि कहाँ महान सूर्यवंश और कहाँ मेरी एक छोटी सी बुद्धि, उसका वर्णन करना ठीक उसी प्रकार जैसे एक छोटी सी नाव लेकर के समुद्र को पार करने का प्रयास करना। तो जितनी मुझमें अल्प बुद्धि थी, जितना मुझसे हो सका मैंने एक लघु प्रयास किया। आशा है आप सबको इससे कुछ ज्ञानवर्धन आपका हुआ होगा, और हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि हम छात्रों को इस चीज से अवगत कराएं और उन्हें ये बताएं कि हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति इतनी उन्नत थी कि जिसके चलते हम ये अपने आप को कहीं भी इंफीरियर न महसूस करें कि विदेशों ने हमें ये दिया, विदेशों से हमें ये ज्ञान मिला, विदेशियों ने हमें ये बताया। नहीं, सब कुछ हमारे पास था, लेकिन कालक्रम के अनुसार कहीं न कहीं कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते वो लुप्त हो गया। लेकिन आज के समय में शिक्षक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनी ज्ञान राशि को किसी न किसी प्रकार से अपने छात्रों को प्रदान करें और उन्हें अपने महान सभ्यता और संस्कृति से युक्त ज्ञान राशि से हम उन्हें अवगत कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत ही बढ़िया काशी सर, आई थिंक बहुत इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन था ये, और सबको बहुत जानकारी मिली होगी कि कैसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के बारे में बच्चों तक कैसे बात पहुंचा सकते हैं। और आई थिंक अगले 15 से 20 मिनट की चर्चा जो रही उससे शायद सबको बहुत आइडिया मिलेगा कि कैसे हम इन चीज़ों को जो आज काशी सर ने सबके साथ शेयर करी, इसको कैसे हम अपने क्लासरूम तक पहुंचा सकते हैं, उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। बट आई थिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण था कि चीज जो आपने सारी चीजें बोली उसको, हर एक चीज को आपने कोशिश किया कि कुछ एक एविडेंस के रूप में आपने कुछ चीजें दिखाई जिसके साथ उसको रखा। आई थिंक वो
जब हम इन चीजों को क्लासरूम में भी लेकर के जाते हैं तो कैसे हम कोई एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रख करके फिर हम उस पर चर्चा करें, और सिर्फ डायरेक्टली चर्चा नहीं करके उसका एक रेफरेंस दे करके चर्चा करें, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो आज का प्रेजेंटेशन था, आई थिंक ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो अभी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 आई है, उसका एक मूल उद्देश्य, जो उसका विजन ऑफ द पॉलिसी है, वो ये है कि भारत को कैसे एक विश्व गुरु के रूप में वापस से कैसे स्थापित किया जाए, और हम सबको भारतीय होने पर गर्व हो, वो कैसे स्थापित किया जाए, वो उसका एक मूल उद्देश्य है। तो आई थिंक जो ये आज आपने पहल करी है, ये बहुत ही अच्छा कदम है उसकी तरफ। आई थिंक सारे मैथ्स, साइंस, सभी को, सारे टीचर्स को एक प्रेरणा मिलेगी इससे कि कैसे वो हमारे भारतीय होने की चीज को कैसे अपने क्लासेस में जोड़ सकते हैं। उसके ऊपर बहुत 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 बढ़िया। सो एनी क्वेश्चंस, किसी के पास कोई भी सवाल हो, फील फ्री। मेरा एक सवाल है सबसे, आज आपने सीखा वन, जो हमारे नेशनल एजुकेशन का फैक्ट है कि हमें भारतीय होने में गर्व है, उसको कैसे हम अपने क्लासरूम तक कैसे उतार पाएंगे। प्रेजेंटेशन से आपको उसके बारे में क्या आइडियाज मिलते हैं, वो जरा चैट बॉक्स में डालें। सो वाज माय क्वेश्चन क्लियर? क्या मेरा सवाल क्लियर था? काशी जी, आप सवाल क्लियर था? जी सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, मुझे थोड़ी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी सर, तो जी, तो समझ नहीं आ पाया। तो मेरा सवाल बेसिकली ये था कि आज की जो प्रेजेंटेशन रही, उससे हमें क्या प्रेरणा मिल रही है, और क्या हम इसको क्लासरूम में कैसे लेकर के जा सकते हैं, कि क्योंकि जिससे कि जो एनईपी का जो मूल उद्देश्य है कि हमें भारतीय होने पर गर्व हो हमारे बच्चों को, वो हम कैसे क्लासरूम में स्थापित करेंगे। Okay, so imparting Indian ethos to our students, making them aware of Indian culture by introducing roots and ancient knowledge. So यही सवाल है कि कैसे roots और ancient knowledge कैसे introduce करेंगे, कहाँ पे introduce करेंगे। Sunanda ma'am writes to read and explore more about own culture, subject, and then take it to our classes. Okay, great. Explain the ancient discovery and culture done. Give references of Ramayana, Mahabharata. Okay. We can relate the stories of literature with the culture and traditions of the past. All right. We can relate subject facts, integrating it with our chapters, linking the present knowledge with our past through GK and art integration, through Indian festivals. Okay. Yes, Deepti ma'am, Deepak sir, go ahead. Good evening, Yes, sir. Yes, ma'am, please proceed. Sir, even NEP has a guideline, as you have said, they want to emerge India as a super knowledge power. So, sir, as Kashi sir have mentioned one line in biology, the osmosis, this fact was explained by Bhishma Pitama in Mahabharata. So, such scientific terms and such proofs we can take in our classroom by explaining the concept to the students. Like in our Indian culture, जो हमारे गुरुजी और जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने भी ये फैक्ट्स पहले ही बता दिए थे। बिफोर द फॉरेन साइंटिस्ट दे एक्सप्लेन द फैक्ट्स एंड प्रैक्टिकली हाउ उन्होंने ये कैसे एक्सप्लेन किया। तो हम ये प्रैक्टिकल चीजें उनको करके, ये फैक्ट्स बता के, प्रूफ बता के हम उनको अवेयर कर सकते हैं। ठीक सो Yes, 100%. Very interesting. And I think Deepti ma'am, while we do this, बहुत जरूरी है कि जो भी हम चीज शेयर कर रहे हैं ना, उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी हो। वो कहीं से एक जगह से पढ़ करके बस नहीं हो, बट रूट से पढ़ करके हो। वो बहुत इम्पोर्टेंट है while we do this. Yes, sir. नहीं तो इसमें
इसमें कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी हो सकती है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें पूरी डीप नॉलेज हो, जो भी चीज हम शेयर कर रहे हैं एक्चुअल सोर्स से हमें वो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। यस दीपक सर। यस सर, एक्चुअली अभी जैसे काशिश सर ने बताया और दीप्ति मैम भी सही बता रही थी कि काशिश सर ने कई सारे एविडेंसेस दिए हम लोग को जो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सर हमारे हनुमान चालीसा में भी सूरज और धरती के बीच की जो दूरियां है उसको पहले से ही उसका व्याख्यान किया गया है, तो हम उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से कि हाँ हमारे यहाँ हमारे पूर्वज जो भी है ऋषि पुराण, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है कि बताया हुआ है कि जोजन है, कितनी दूरियां हैं यहाँ से हमारे सूरज की, जो हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं, तो उसका उल्लेख बहुत बहुत पहले हमारे शास्त्रों में हो चुका हुआ है। और जैसे अभी काशी सर ने बताया कि न्यूटन ने जो है ग्रेविटी की खोज के पहले ही हमारे अलग पूर्वजों ने इसके बारे में, इसके संदर्भ में जो है ज्ञान दे दिया था। तो सर हम इसको अपने अध्यात्म से, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ सकते हैं इन विषयों को, जैसा काशी सर ने एक जो है कि दिशा भी दे दी है, तो उसको बताया जा सकता है आगे। सर मुझे भी एक आइडिया आ रहा है सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक यस 100% आप ये अच्छा आइडिया है। यस हाँ जी नीलू मैम, स्मृति मैम इसके बाद आपके पास आई। जैसे काशी ने ये सारी चीजें बताई दिखाई, टाइम टू टाइम किसी भी चीज को रिपीट किया जाए, अगर जैसे सपोज कि बहुत सारे चैप्टर्स उससे रिलेट करते हुए, उस समय उन सब चीजों का जिक्र जरूर करें। जैसे लेसन प्लान हम तैयार करते हैं उस समय जरूर ध्यान इन चीजों का रखें। और हम ये भी कर सकते हैं कि इस तरीके की प्रदर्शनी, जैसे विज्ञान प्रदर्शनी होती है, उसमें आर्यभट्ट का वो लगाया हमने, ये सारी चीजें, तो बार बार जब हम उन चीजों को रिपीट करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों के मन में ये आएगा कि अच्छा हमारे जो रहे हैं ये पुराने जितने भी संत और महात्मा जिन्होंने इतना अन्वेषण किया, इतनी खोज की, तो सच में हमारे यहाँ से ही सारा विज्ञान ये सब चला। तो इसकी बार बार हमें जो चर्चा करनी होगी, जैसे हम करते हैं इंटर डीपीएस या डीपीएस कंपटीशन वगैरह, उस तरीके की अगर ये चीजें प्रारंभ करें तो इससे एक फैलाव मिलेगा, उसको एक विस्तार मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बड़ा ही अच्छा है। आपकी जो थॉट है इससे एक और थॉट आ रहा है मुकेश सर, में भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या हम कुछ आवर इंडियन कल्चर के ऊपर कुछ ऐसा क्विज कंपटीशन वगैरह कर सकते हैं। I think that might become very, very interesting. Sir, we have already the Inter DPS quiz in Hindi and Sanskrit has been given to us this year by the society. Right, DPS Society Day. So, usme we have incorporated scientific thoughts from ancient India as one of a presentation competition. We will share with you, sir, once. So DPS Nashik can also maybe make it. Sure. We would love DPS Nashik and Nagpur also to be a part of that. Okay, Smriti ma'am, over to you. You had some thoughts. Yes, Pooja ma'am, Iraz, I'm going to come to you after this. Smriti ma'am, you want to say something? Sir, Smriti Pradhan? Yes, you had raised your hand. No, sir, by mistake. Okay. Pooja Singh ma'am, you want to say something? Yes, sir. I was actually excited to share. It's what everybody has shared. I have the same thing. But then today itself, I was talking in the class, and there are certain instances which I could relate with my subject. For example, if I'm teaching them economics, and while teaching economics, I always quote the strategies which were followed at that time when we had our huge armies. How do we feed them? How do we cater to their needs when the soldiers are marching? How do we cater to the emotional aspects of the families of the mothers and wives who send their husbands and sons to the war? So everything, it's when we talk in such way, when I integrate my subject with the emotional aspect, with the financial aspect of everything, then I see my class, I observe, I have this understanding that everybody is with me when I tell them. So when I conclude my class after integrating such things with history, not exactly history, but then with our mythological aspects, then my takeaway every time is that they are all intrigued. And they're all, they listen to me the way, like they have never heard of it, of such things, such integrations. And at times, I even feel that the strategies which were there implemented there, if we have short clips, whenever I get short clips on YouTube for telling them or for showing them that this is how we used to mobilize in mass numbers, the geography was this much, the
terrain, the geography was this, the policies were this is how we recruited, this is how we did that. So all these things somewhere are related, and everything has been, whatever we are doing in modern times has been taken up, the hints have been taken up from history and from mythology itself. We may have given them modern names and modern approaches, but the ideas and these ideas have come from there only. And we as a nation, as a country, has been, very open in sharing everything, whatever we have. We have shared our resources, we have shared our banking system, we have shared our intelligence, we have shared everything with the world. And this is how we cater to everything. When I quote Arjun, I always tell them that if you want self-respect, if you want, if you want focus and concentration, you should always aspire to be like Arjun, because Arjun is somebody who always concentrated on piercing the eye of the fish and eye of the dove. So this is how I try to take away or give them examples which are somewhere going back there and then bringing them here in the current time. This is how I try. Sure. Thank you. That is very, very interesting. Thank you. Yes, Kalpana ma'am, your thoughts? Good evening, sir. Good evening, everyone. So, would like to share that the students come with the mythological stories to make others aware of the incidents and the happenings which had done in the past. So, this way, children get aware of n number of things and facts which were there in our ancient history, in our mythological stories, and they come up with the facts that is it so, that is it happened like that. So this is the way also we are integrating these things in our classes through our assembly and in HR period. ओके ग्रेट, ठीक है. सो एक छोटा सा एक रिफ्लेक्टिव टास्क करते हैं. आज की जो प्रेजेंटेशन हुई काशी सर की, उसके बारे में, उसको आप क्लासरूम में कैसे उतारेंगे, इस लर्निंग को आप क्लासरूम में कैसे उतारेंगे, उसके बारे में आपको एक दोहा, एक शायरी या एक गाना अगले 3 मिनट में लिखना है और चैट बॉक्स में डालना है. सो बहुत ही अच्छे, आई थिंक बहुत ही अच्छे गाने या लाइंस आ रही हैं चैट बॉक्स में, ज़रूर पढ़िए. एंड बहुत सारी हैं तो मैं इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ. मैं जब तक पढ़ रहा हूँ तब तक वो काफ़ी फ्लड हो जा रही हैं. सो प्लीज़ टेक योर टाइम एंड रीड देम. आज की प्रस्तुति थी बेमिसाल, रखना है हमारी संस्कृति को संभाल, बीड़ा उठाना है हम जैसे शिक्षकों को ही, करना होगा कल का उज्जवल भविष्य तैयार. वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया. In classrooms bright where dreams take flight, NEP 2020 our guiding light. Let's weave its essence each and every day. For a future strong, we pave the way. Creativity blooms like flowers in spring. Let's nurture young minds. No more rote memorization, dull and dry. Let's embrace holistic education, oh so high. Skills of the 21st century we shall explore. Very interesting. May I? It's difficult to write Hindi actually. Would like to speak. Go ahead. भारतीय यह ज्ञान है अद्भुत और निस्सार, छात्र यदि ये जान लें तो होंगे भव से पार. I think sir could not hear it. Sir, you are on mute. Hindi claps, Kiran ma'am. Okay, I love Hindi. Actually, I love all the languages. I'll come again, sir. I think you have not heard. भारतीय ये ज्ञान है अद्भुत और निस्सार, छात्र यदि ये जान लें तो होंगे भव से पार. Sir, you are on mute. Siddharth sir, you are on mute. सिद्धार्थ सर आप म्यूट पे हैं. वो उसका I issue guess some technical issue. troubleshoot in the system, I नहीं believe. सर पढ़ रहे हैं मुझे लगता
मैंने भी लिखा है, उत्साह बढ़ाना है, तथ्यों को सामने लाना है, विनम्र रहे हैं और ज्ञानी भी, दुनिया को दिखाना है। May I also say something? Means I have written after 1.5 years. I used to write, so it's in Hindi again. So पावन इस धरा के कण कण में रहस्य समाया, जहाँ चाह बनाया कुछ पाने का, अनंत अद्भुत ज्ञान है पाया। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने छोटी सी पंक्तियां लिखी है। आओ देखे भारत को, समझे इसके राज कही। आओ देखे भारत को, समझे इसके राज कही। भौचक के तुम रह जाओगे, सुनोगे इसकी बातें नहीं। मंत्र जप विज्ञान या ले लो इतिहास, परचम भारत ने लहराया था कई साल पहले ही। जो आज तुम पढ़ते हो, जो आज तुम किताबों में पढ़ते हो, वो तो पढ़ चुके हमारे दिग्गज पहले ही। थैंक यू। बहुत बढ़िया स्मृति मैम। ओके, मेरा आई थिंक नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था, तो चलिए थैंक यू सो मच। आई थिंक लॉट ऑफ लर्निंग फॉर एवरीबडी टुडे, एंड आई एम श्योर आज हम जो सीख करके जा रहे हैं इसको कोशिश जरूर करेंगे अपने क्लासरूम में लेकर के आने की। एंड आई थिंक दिस विल हेल्प अस मूव टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स एनईपी में जो विजन है कि कैसे हम भारतीय होने को कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम में एकदम ग्राउंड कर सकते हैं। Thank you, Kashi sir, for a wonderful presentation. Thank you, Mukesh sir, for putting this forward and taking this idea out and bringing it in the presentation today. आज का actually we had one more presentation today, but I think ये presentation अच्छा था and it was really important कि हम इस पे wait करके कुछ चर्चा करें, इसलिए हम second वाला जो presentation है उसको आगे करेंगे। द सेकेंड वन इज बेसिकली ऑन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और उसको आगे हमें जब समय मिलेगा तब आगे उस पे हम और चर्चा करेंगे। हाँ जी सर, ओवर टू यू। I'll just take a minute, Siddharth. I think I must thank Kashi for creating this whole riot of thoughts in our minds, because we've been in CCFs after CCFs, but with a kind of voluntary discussion that this whole presentation is generated. Somewhere I think it's touched a chord in all of our hearts. Thank you, Kashi, for having a right spectrum of subjects. There is so much there. In fact, Rahul Mehta and I were discussing it much later. There's so much of science, there's so much of maths. In fact, Leelavati Kavya ka to hamara zikr hi nahi kiya humne. Because there is trigonometry there, there is logarithms there. I mean, a whole lot of concepts of mathematics. Calculus hai, sab kuch hai usme, fractions hai. So even on Leelavati Kavya alone, mathematics teachers के साथ अगर हम चर्चा करेंगे, तो there is something so much to be taken over into your classroom whenever we go do our maths and science teaching. Anyway, this is a bee in my bonnet, so I will stop here because otherwise I can wax eloquent no end on this. Thank you very much, Kashi, and thank you, Siddharth, for taking this idea forward. Thank you everybody. Thank you, sir. Thank you, Kashi sir, for wonderful presentation. And teachers, I have shared a feedback form in the chat box. Please fill it before leaving the session. Thank you. Have a great weekend ahead.